जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास सीरीज हमारी चल रही है और इसके अंदर हमने दो वीडियो बना ली। लास्ट जो मैंने बात की थी, मैंने कहा था अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जयद्रथ सिंह से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जयद्रथ सिंह से। हेडिंग डाल लीजिए आप। रावल जयद्रथ सिंह। मैंने आपको बताया था कि जो रावल जयद्रथ सिंह है ये रावल क्यों है, राणा के आगे राणा क्यों लगेगा। मैंने पिछले वीडियो के अंदर इसका क्लैसिफिकेशन कर दिया था। अब हम चलो शुरू करते हैं। रावल जो जयद्रथ सिंह है ये बनता है 1213 से 1253 ईस्वी के अंदर। 1213 से 1253 ईस्वी के अंदर ये जो मेवाड़ का शासक बनता है। अब जब ये शासक बनता है तो ये क्या क्या काम करता है। सबसे पहला तो जो काम करता है वो काम ये करता है कि जो दिल्ली के अंदर उस समय जो शासक होते हैं ये उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। हालांकि वो बात अलग है कि अच्छे संबंध स्थापित हो नहीं पाते हैं। दूसरे जो आते ये काम करता है वो ये करता है कि जो वीर राजा धवल है, गुजरात के शासक है जिसका नाम है वीर धवल। इससे क्या होता है, इसका संघर्ष होता है। और इससे जब इसका संघर्ष होता है तो इसकी विजय होती है और ये वीर राजा धवल को हरा देता है। फिर हम आगे बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट और बात हमें मिलती है इसके बारे में, और वो ये मिलती है कि जो दशरथ शर्मा है वो दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि ये जो रावल जेंद्र सिंह है, इस रावल जेंद्र सिंह का जो टाइम है इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके समय पर मेवाड़ का बहुत ज्यादा विकास होता है। इस कारण से दशरथ शर्मा ने कहा है कि जो रावल जेत्र सिंह का समय है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। फिर उसको चले चलिए नोट डाउन कर लेते हैं हम। रावल जेत्र सिंह, जो रावल जेत्र सिंह है इसने क्या किया, दिल्ली के शासकों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की परंतु सफल नहीं हो पाता है। हम आगे चर्चा करेंगे क्यों नहीं सफल हो पाता है। दूसरी बात करते हैं, तो करते हैं कि इसके समय पर गुजरात का एक राजा होता है जिसका नाम होता है वीर धवन। इसका नाम होता है वीर धवन। गुजरात का जो वीर धवन है उस वीर धवन से क्या होता है, गुजरात के वीर धवन से इसका संघर्ष होता है। गुजरात के वीर धवन है उस वीर धवन से संघर्ष होता है और वीर धवन संघर्ष होता है इसके अंदर क्या होता है, ये उसको हरा देता है। वीर धवन को किसने हराया था, जेतर सिंह हराया। जेतर सिंह की विजयों के बारे में जब चर्चा होती है, जेतर सिंह बहुत ज्यादा विजय करता हुआ जाता है। तो जो दशरथ शर्मा है, तो दशरथ शर्मा एक कोट की कहता है कि जो जेतर सिंह है, रावल जेतर सिंह, इसका जो शासन काल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। उसको अच्छे से समझ लेना, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल किसका समय है, तो वह जेतर सिंह। दोस्तों समझने वाली बात है कि जो स्थापत्य कला है, उस स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो कहलाता है कुंभा का समय। ठीक है दोस्तों, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन मेवाड़ क्या है, स्वर्ण काल है। ये चीज अब हम बात करते हैं आगे। तो इसके समय पर दिल्ली का एक शासक होता है जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। इसका जो टाइम है, इसके टाइम पे दिल्ली का एक शासक जिसका नाम है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश की बात आप सुनो। इल्तुतमिश से क्या है, भूताला में युद्ध करता है। इल्तुतमिश से भूताला में युद्ध करता है और हम चर्चा करते हैं जो इल्तुतमिश है उससे भूताला का युद्ध करता है उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो क्या होता है, जब रावल जेत्र सिंह जो है ये चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ जाता है तो ये क्या निरंतर संघर्ष करता है, युद्ध करता है और अपने साम्राज्य का विस्तार कर देता है। इस समय जिसका समकालीन है दिल्ली के अंदर वो है इल्तुतमिश। उसका नाम क्या है, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को इससे प्रॉब्लम होने लग जाती है कि यार दिल्ली का शासक मैं हूँ, मेरे होने के बाद में भी ये लोग ये इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर रहा है। तो जो इल्तुतमिश है वो क्या करता है, जो जेत्र सिंह है इसकी राजधानी है नागदा, उस पर नागदा पर आक्रमण करने की तैयारी करता है। और सीधा किस पे आक्रमण कर देता है, नागदा पे आक्रमण कर देता है। अब क्या होता है, जब नागदा पर आक्रमण होता है तो जेत्र सिंह भी तैयार रहता है अपनी सेना को लेकर के। और जो तुर्की सेना है, तुर्की सेना है उसका
मुकाबला करता है। और दोनों का मुकाबला कहाँ होता है? तो भूताला के युद्ध में इन दोनों का मुकाबला होता है। इसको नोट डाउन कर लो। इसका जो समकालीन है, इसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो टाइम रहता है 1211 से 1236 ईस्वी के अंदर, ये क्या करता है? दिल्ली में बैठता है। तो इस इल्तुतमिश ने क्या किया, इसकी जो राजधानी थी जेतर से नागदा, इस नागदा पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। नागदा पर जब आक्रमण होता है तो अपने नागदा जो उसकी राजधानी है, राजधानी को बचाने के लिए एक जगह पड़ती है जिसका नाम है भूताला। इसे भूताला का युद्ध भी कहता है। उस भूताला के बीच में युद्ध होता है। और भूताला में युद्ध होने का इसका नाम क्या पड़ गया? भूताला का युद्ध। वैसे तो ये जो भूताला का युद्ध है, तो लोग कहते हैं कि 1223 से लेकर के 1229 के बीच में कहीं ना कहीं युद्ध हुआ है। परंतु हम एग्जैक्ट और जो बुक्स है उसकी चर्चा करते हैं, अच्छे ढंग से पढ़ते तो हमें एक चीज समझ में आती है कि जो इसकी जो एग्जैक्ट टाइम रहा होगा, मैं तो 1237 रहा होगा या 1234 रहा होगा भूताला के युद्ध का। तो जो भूताला का युद्ध है, उस भूताला के युद्ध के अंदर किस किस की बीच में युद्ध हो रहा है? तो ये युद्ध होता है, ये होता है जयद्रथ सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। जयद्रथ सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। और जो ऐसा कहा जाता है कि कहते हैं कि जो जयद्रथ सिंह होता है, वो इस जयद्रथ सिंह जो है इल्तुतमिश की जो सेना होती है, उस सेना को बहुत बुरी तरह पराजित करता है। और भूतला के युद्ध के अंदर जयद्रथ सिंह जीत जाता है और दिल्ली का जो सुल्तान है इल्तुतमिश को हरा देता है। ऐसा हमें जानकारी मिलती है। और ये इम्पोर्टेंट है, कौन से ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है? तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन ये ग्रंथ है जो हमें भूतला की युद्ध की क्या देता है? जानकारी देता है। और हमीर मदमर्दन जो है, ये लिखी किसने थी? ये लिखी थी जिन प्रभ सूरी। जिन प्रभ सूरी नाम का एक विद्वान राइटर है जिसने कौन सी ग्रंथ लिखी है? हमीर मदमर्दन। और उस ग्रंथ के अंदर कौन से युद्ध का वर्णन करता है? भूतला के युद्ध का वर्णन करता है। और जो भूतला का युद्ध है, ये जो भूतला का युद्ध, इसके अंदर हम्मीर, ये भी बताता है कि जो हम्मीर है, ये हम्मीर जिसको कहता है वो असल में हम्मीर नहीं है, अमीर है। अमीर। और ये अमीर कोई और नहीं है, ये अमीर इल्तुतमिश ही है। इल्तुतमिश ही है। और अमीर मद का मतलब होता है घमंड, मर्दन का मतलब होता है नाश करने वाला, नाश करना। तो जिन प्रभु सूरी कहता है कि जो हमीर है, उस हमीर का जो घमंड है, उस घमंड का जो नाश करता है वो कौन करता है? तो वो करता है रावल जयद्रथ सिंह। ठीक है दोस्तों, एक जानकारी और हमें मिलती है कि 1248 ईस्वी के अंदर चिरवा का अभिलेख है। और चिरवा का अभिलेख हमें बताता है कि 1248 ईस्वी के अंदर जब दिल्ली के अंदर तख्ता पलट होता है, दिल्ली के अंदर इल्तुतमिश के बाद में इसकी जो पुत्री होती है रजिया सुल्तान, वो शासक बनती है। रजिया सुल्तान जो है वो हिंदुस्तान की पहली महिला मुस्लिम शासिका है। उसके बाद में जो बनता है वो नासिरुद्दीन बनता है। तो उस नासिरुद्दीन से भी किसका युद्ध होता है? जेत्र सिंह का युद्ध होता है। देख लो दोस्तों, ये नासिरुद्दीन वही है जो बलबन के कठपुतली था। बलबन ने इसको राजा बनाया था और खुद प्रधानमंत्री के पद पर रहकर कार्य किया था। परंतु वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? बलबन के हाथ में थी। जो नासिरुद्दीन है, जो 1248 ईस्वी में जेत्र सिंह से युद्ध कर रहा है, और ये भी इस युद्ध में हार जाता है। यानी जेत्र सिंह ने इसको भी हरा दिया है। ठीक है। और ये जानकारी में कहाँ से मिलती है? एक अभिलेख होता है जिसका नाम होता है चिरवा। और चिरवा का अभिलेख में क्या कहता है कि गुजरात, मालवा, दिल्ली, यहाँ के राजाओं की सेनाएं मिलकर के भी जो क्या कहते हैं रावल जेत्र सिंह है, उस रावल जेत्र सिंह को हरा नहीं सकती। मतलब रावल जेत्र सिंह इतना ज्यादा पावरफुल था उस समय कि यहाँ की जो सेनाएं थी, वो सेनाएं भी रावल जेत्र सिंह को हरा सकती थी। ठीक है दोस्तों, तो रावल जेत्र सिंह से संबंधित जो जानकारियां थी वो मैंने आपको रख दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे नोट डाउन कर लो जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तलवार उतारो।
ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रावल जेतर सिंह की हम चर्चा कर ली है। रावल जेतर सिंह के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो शासक बनेगा वो बनता है तेज सिंह, रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह के बारे में भी दो तीन इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं हमारे पास में, जिसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो रावल तेज सिंह है, वो रावल तेज सिंह क्या करता है, क्या नहीं करता है। अगला जो राजा है उसके है नाम रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह, रावल तेज सिंह राजा बनता है 1260 से 1267 ईस्वी के मध्य। ये दोस्तों रावल तेज सिंह की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसकी उपाधि चर्चा करेंगे। तो इसको, इसकी जो एक उपाधि थी वो बहुत यूनिक है, ढंग से समझना। इसे कहा जाता है उमापति वरलब्ध प्रौढ़। जो इसकी पहली उपाधि है। दूसरी से कहा जाता है महाराजाधिराज। नोट डाउन कर लो साथ के साथ इसकी जो उपाधियां हैं। इसमें पहली उपाधि क्या है? उमापति वरलब्ध प्रौढ़। उमापति वरलब्ध प्रौढ़ इसकी पहली उपाधि है। और दूसरी उपाधि में लड़की को मिलती है महाराजाधिराज। ये क्या है इसकी? ये इसकी दो उपाधियां देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे की। जो तेज सिंह था इसकी पत्नी थी, और उस पत्नी का नाम था जैतल देव। तो पत्नी का नाम क्या था? जैतल देव। और ऐसा कहा जाता है कि इस जैतल देव ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्याम पार्षद मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया पिछले वीडियो के अंदर। मैंने जब आपको बताया कि जो कि इल्तुतमिश ने जब नागदा पर आक्रमण कर दिया था, इल्तुतमिश ने जब नागदा पर आक्रमण कर दिया था, नागदा पर, और जब ये भूताला की युद्ध दोनों लड़ते हैं, इसके अंदर रावल जैतर सिंह विजयी हो जाता है, इल्तुतमिश हार जाता है। लेकिन इल्तुतमिश की सेना हारने के बाद में भी नागदा को तहस नहस कर जाती है, नागदा को जला देती है, नागदा को तहस नहस कर देती है। ऐसी स्थिति में जो नागदा राजधानी केंद्र था, नागदा जो राजधानी केंद्र था, उसको क्या होता है, वो जगह हानि पहुंचती है। तो रावल जैतर सिंह एक नई राजधानी बनाता है, और उस नई राजधानी, और नई राजधानी किसको बनाता है? नई राजधानी बनाता है चित्तौड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चीज थोड़ी सी मेरे माइंड से स्किप हो गई थी, तो आप नोट डाउन कर लो कि नागदा को तहस नहस करने के बाद में जो रावल जयदेव सिंह उसने किसको नई राजधानी बनाया? तो आएगा चित्तौड़। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी बार राजधानी चेंज हो रही है। पहली बार जो राजधानी थी वो थी कौन? नागदा थी। दूसरी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? आहट थी। तीसरी वापस से नागदा आ जाती है, और जब वापस नागदा के बाद अब कौन चेंज हो रही है? तब चित्तौड़ आ गई। और चित्तौड़ को लेके कौन आ रहा है? रावल जयदेव सिंह। तो ये चीज नोट डाउन कर लेना, उसके अंदर ऐड कर लेना कि नागदा पर आक्रमण करने के बाद में जो जयद्रथ सिंह उसने नई राजधानी किसको बनाया था? जो नई राजधानी थी वो बनाया था चित्तौड़ को। फिर उसको तो चित्तौड़ राजधानी बन गई है। तो रावल तेज सिंह है, रावल तेज सिंह की पत्नी है जिसका नाम है जैतल देव। उस जैतल देव ने जो चित्तौड़ दुर्ग है उसके अंदर श्याम पार्षद मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का। जैतल देव, देव से मतलब था देवी। कहाँ बनवाएगा? चित्तौड़। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का करवा दिया, निर्माण करवा दिया। किसने करवा दिया? जैतल देव ने करवा दिया। ठीक है, चलो आगे की चर्चा करते हैं। जो क्या कहता है तेज सिंह है, इसके बारे में हमने तीन बार चर्चा की है। पहले तो इसकी उपाधि होती है, जो इसकी उपाधि है उमापति वल्लभ महाराज। तीसरी जो जानकारी है वो ये है कि इसकी पत्नी थी जैतल देव। उस जैतल देव ने क्या किया था, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर श्याम पार्षद मंदिर का क्या करवा दिया था? निर्माण करवा दिया था। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट बात यह है, जब तेज सिंह चित्तौड़ गद्दी बैठा हुआ था,
उसका जो समकालीन था दिल्ली के अंदर, वो था बलबन। वो था बलबन। 1266 से 1286 ईस्वी के अंदर जो बलबन है, वो चित्तौड़ की वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद में वो लौह रक्त की नीति अपनाता है। वो तो लौह रक्त की नीति वो इसलिए अपनाता है कि वो जानता था कि जो जो भारत के अंदर राज करना है वो आसान नहीं रहेगा। इस कारण से सीधा लौह रक्त की नीति अपनाता है। बलबन एक चीज बहुत अच्छे से जानता था कि भारत को राज करने के लिए उसे राजपूतों का दमन करना बहुत जरूरी है। और राजपूतों में उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट रियासत थी, सबसे ताकतवर रियासत थी, वो थी मेवाड़। तो बलबन के द्वारा अभियान कहाँ किया जाता है? मेवाड़ के लिए किया जाता है। और हम देख ही रहे हैं ना कि जैसे कि जो दिल्ली की जो सुल्तान है, ज्यादातर मेवाड़ के प्रति ज्यादा ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेवाड़ को जीत लेंगे तो पूरे राजस्थान को जीत लेंगे। और दिल्ली की जो सेना है उनका सामना सिर्फ मेवाड़ की सेना कर सकती है। इसे तो इल्तुतमिश ने जेतर सिंह के समय आक्रमण किया था। तो जब बलबन क्या करता है, आक्रमण करता है किसके ऊपर? तेज सिंह के ऊपर। तेज सिंह बलबन को बड़ी बुरी तरह पराजित करता है। और क्या कहते हैं, उसको आगे भी बढ़ने देता है। तो कहते हैं कि जो बलबन है, बलबन के जो आक्रमण है उनको असफल किसने किया था? बलबन के आक्रमण आक्रमण को असफल किया था। असफल का मतलब ये कि बलबन मेवाड़ क्षेत्र की तरह की आक्रमण कर रहा होगा। और जब वो मेवाड़ क्षेत्र की तरह आक्रमण कर रहा है तो उनको असफल कौन कर रहा है? उनको असफल कर रहा है तेज सिंह। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी थी बलबन की। बलबन समकालीन है। जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, उसके अंदर जब बलबन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को पढ़ते हैं, उसके अंदर सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी हुई है कि राजपूत राजाओं का दमन करने के लिए बलबन ने सैनिक अभियान किए थे, परंतु उसमें विजय प्राप्त नहीं। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, ये चीजें हमें उसके अंदर तीसरी का जिक्र ही नहीं आता। बस इतना लिखा जाता है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं के बारे में कि उन्होंने उसको हराने के लिए अभियान किए थे, परंतु वो सफल सफल नहीं हो पाया। या तो हम राष्ट्र का इतिहास पढ़ते हैं जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने उसको असफल किया था। फिर दोस्तों, तो मुझे लगता है कि जो मध्यकालीन जो से वो है, मध्यकालीन जो भारत के अंदर भी इन चीजों का जिक्र होना चाहिए कि अगर ये राजस्थान में युद्ध आक्रमण करता है तो किससे ये लड़ता है, किससे हारता है। तो दोस्तों चलिए आगे की चर्चा करते हैं। मध्यकालीन बलबन का जो है असफल कर दिया। इसके बाद तेज सिंह के शासनकाल में बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है, वो ये होती है कि जो मेवाड़ है, उस मेवाड़ का सबसे पहला ग्रंथ चित्रित होता है। तो चित्रकला का सर्वप्रथम ग्रंथ चित्रित होता है। जो चित्रकला का सर्वप्रथम ग्रंथ क्या चित्रित होता है? उस ग्रंथ का क्या नाम होता है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। क्या नाम होता है इसका? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। ये उस ग्रंथ का नाम है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये जो चित्रित ग्रंथ है, और ये जो चित्रित ग्रंथ है, इसकी जो चित्रित रचना है वो कब होती है? तेज सिंह के समय होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगा लेना, क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की। हालांकि जब हम चित्रकला पढ़ेंगे अपन का 8 8 बजे, उसके अंदर मैं इसकी डिटेल से जानूंगा। अभी सिर्फ एक पढ़ लो कि इसकी रचना कहाँ होती है। तो आहड़ के अंदर इसकी रचना हुई थी। और रचना की किसने थी? उसका नाम था कमलचंद। क्या नाम था उसका? कमलचंद। जिसने इसकी रचना की थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था कमलचंद। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये क्या है, जो श्रावण प्रतिक्रमण का चोरी है, ये जो ग्रंथ है, ये कागज पर चित्रित नहीं है, ना कपड़े पर चित्रित है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ये जो ग्रंथ है, ये ताड़ के पत्तों पर चित्रित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। किस पे चित्रित की गई है? ताड़ के पत्तों पर। ताड़ के पत्तों पर क्या की गई है? चित्रित की गई। तो तेज सिंह के बारे में जो भी जानकारी है दोस्तों, उसकी हमने चर्चा कर ली है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसे उतार लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे इसका रोक रोक करके वीडियो को
इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो हम आगे चलते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से डिटेल पढ़ेंगे, और बस समय है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं तेज सिंह के बाद में जो मेवाड़ का शासक बनेंगे, उसका नाम है समर सिंह। समर सिंह को आप जानते होंगे, मैंने रणथंभौर का इतिहास आपको पढ़ाया है, उसकी चर्चा हम करेंगे अच्छे से। पहले मैं लिख लेता हूँ। समर सिंह ये राजा बनता है 1267 से 1301 ईस्वी। समझिए दोस्तों, रणथंभौर के अंदर हम्मीर देव चौहान का जिससे संघर्ष होता है, हम्मीर देव चौहान जिसको हराता है वो समर सिंह, यही समर सिंह है। इसके बारे में एक चीज हमें बताई जाती है कि जो समर सिंह है, ये आप समझ रहे इस चीज को कि 1299 ईस्वी के अंदर, ये चीज थोड़ा नोट डाउन कर लेना कि 1299 ईस्वी के अंदर, क्योंकि समर सिंह से ही अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के रास्ते खुलते हैं। ठीक है, इसलिए ये उसको समझना जरूरी है। और क्या है, एक ग्रंथ में मिली जिसका नाम होता है तीर्थकल्प। ग्रंथ का क्या नाम है? एक ग्रंथ इसका नाम है तीर्थकल्प। और ये जो तीर्थकल्प ग्रंथ है, इस ग्रंथ की रचना की थी जिन प्रभु सूरी ने। इसकी मुझे रचना कैसे की थी? जिन प्रभु सूरी ने। ये जो तीर्थकल्प है, इसकी रचना किसने की है? जिन प्रभु सूरी ने इसकी रचना की है। एक सेकंड दोस्तों, मैं कमेंट देख लेता हूँ। तीर्थकल्प जो है, और तीर्थकल्प को रचना किसने की? जिन प्रभु सूरी ने की है। समझ रहे हो दोस्तों, इसके आगे की चर्चा की समझ। और इस ग्रंथ के अंदर जिन प्रभु सूरी कहता है कि 1299 के अंदर अलाउद्दीन की सेना क्या है, गुजरात पर अभियान करने के लिए जाती है। और जब वो गुजरात पर अभियान करने के लिए जाती है, तो क्या होता है, उसका रास्ता कौन रोकता है? समर सिंह रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि जो अलाउद्दीन की सेना है, वो अलाउद्दीन की सेना चित्तौड़ के पास से गुजरती है। तो जो समर सिंह है उस सेना को रोकता है और कहता है कि तुम लोग मेरे क्षेत्र से जाओगे तो क्या होगा, मेरे फसलें जो खेत उनको बर्बाद करते जाओगे, तो तुम्हें मेरे को कर देना पड़ेगा। इस सबका तुम्हें दंड देना पड़ेगा। दंड कर है, तो क्या होता है, जो दंड देना पड़ेगा। और कहा जाता है कि जो समर सिंह है उसने अलाउद्दीन की तरफ से कर वसूल कर लिया था। बस 99 ईस्वी के अंदर ये बात जब अलाउद्दीन को पता चलती है, तो अलाउद्दीन काफी नाराज होता है समर सिंह से, और जो समर सिंह है उससे काफी गुस्सा हो जाता है। और वो उसके मन में तभी से चित्तौड़ पर अधिकार करने की भावना जागृत हो जाती है। तो ये जानकारी हम कहाँ मिलती है? तीर्थकल्प के अंदर मिलती है, जो किसने लिखी थी? जिन प्रभु सूरी ने। यही एक समर सिंह के अंदर इम्पोर्टेंट है। दूसरी है कि अल्लाह, ये जो समर सिंह है, इसका युद्ध होता है हम्मीरदेव चौहान से, जो रणथंभौर होता है। हालांकि इस युद्ध में ये हार जाता है, हम्मीरदेव चौहान जीत जाता है। और इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं, तो इसके दरबारी विद्वानों से कर लेते हैं। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वान की हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके जो दरबारी विद्वान थे उसका नाम है केएल सिंह। एक का नाम था केलण करम सिंह। मुख्य मुख्य इसके दरबारी विद्वान थे। हालांकि दरबारी विद्वान से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही घटना है कि इसने क्या किया था, अलाउद्दीन की सेना से क्या कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूला कर। कर कौन सा था वो? तो दंड था एक प्रकार। क्या था? दंड वसूला। ठीक है। 1267 से 1301 ईस्वी तक जो चित्तौड़ की गद्दी पर बैठता है वो समर सिंह। इसके बाद में जो पुत्र है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, वो भी नोट डाउन कर लो। ये समर सिंह के दो पुत्र हुए। समर सिंह कितने पुत्र थे? तो समर सिंह के दो पुत्र थे। एक का नाम था रतन सिंह, और एक का नाम था कुंभकर्ण।
कहा जाता है कि रतन सिंह बड़ा था, कुंभकर्ण छोटा था। कहा जाता है कि कुंभकर्ण क्या होता है, नेपाल चला जाता है, नेपाल के अंदर जो गुहिल वंश है उसकी नींव डालता है। कहाँ चला जाता है? नेपाल। नेपाल के अंदर गुहिल वंश, नेपाल में गुहिल वंश की नींव डाली। ठीक है। और बाकी अब जो रतन सिंह है, ये किसके मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है, मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसको, हम जिसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो आप आराम से। अब जो अगला राजा बनेगा चित्तौड़ का, उसका नाम है रावल रतन सिंह, और ये अंतिम शासक रहेगा। एंड डाल लो रावल रतन, रावल रतन सिंह 1301 से 1303 से। ये जो रावल रतन सिंह है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा कि यहाँ से क्या होगा, जो कुहिल वंश है उसकी जो रावल शाखा है, वो रावल शाखा खत्म होगी और राणा शाखा की शुरुआत होगी। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। 1301 से 1303 ईस्वी में इसका जो समय है, अब देख रहे हो 2 साल के समय में क्या ही करेगा, ज्यादा कुछ नहीं करता है, पर फिर भी इसका जो समय है वो important माना जाता है। पीछे रीजन यही है कि जो रावल रतन सिंह है, इसके टाइम पर अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, और इस समय चित्तौड़ का एक शाखा होता है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, जिसे राजस्थान में उनका शाखा होता है, और वो बहुत भयानक शाखा होता है। इस कारण से इसका जो समय है थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जब वो चित्तौड़ पर आक्रमण करने की सोचता है, उसके पीछे रीजन कारणों की बात करेंगे हम, क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले कारण की तो मैंने आपको बात कर ही ली है कि जो समर सिंह था सर, ये जो चित्तौड़ है सर, थोड़ा सा जो चित्तौड़ है उसके अंदर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी जो है, वो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, तो चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण की चर्चा करते हैं। कारण, क्या क्या कारण है, सबसे पहले कारण की मैं चर्चा करूँ, और वो कारण क्या है, चित्तौड़ का सामरिक महत्व, चित्तौड़ का सामरिक महत्व। दोस्तों जब मैं आपको रणथंभौर का इतिहास पढ़ा रहा था, तो मैंने उस वक्त आपको कहा था कि रणथंभौर का किला, चित्तौड़ का किला, जालौर का किला और सिवाड़ा किला है, इन सबका मैंने डायग्राम आपको समझाया था। उसी डायग्राम को यहाँ पे रखते हुए मैं बताऊं कि चित्तौड़ का क्या सामरिक महत्व था। वो कैसे था कि जो दिल्ली है, यहाँ से जब मालवा जाना होता तो बीच में क्या आता था, चित्तौड़। मालवा से, हालांकि यहाँ पे रणथंभौर क्या आता था, दोनों ही अपने अपने जगह के सामरिक महत्व रखते हैं। मालवा से जब कहाँ जाना पड़ता था, गुजरात, गुजरात के अंदर भी क्या आता है, और गुजरात से दिल्ली जाना होता है तो चित्तौड़। तो चित्तौड़ का जो किला है अपने आप में एक सामरिक महत्व रखता है। बात करते हैं आगे की, अलाउद्दीन की जो नीति थी ना, वो साम्राज्यवादी नीति थी, महत्वाकांक्षी नीति। कौन सी नीति थी? साम्राज्यवादी, साम्राज्यवादी का महत्वाकांक्षी नीति।
साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी नीति कौन सी थी? अलाउद्दीन की। तीसरा जो एक कारण माना जाता है, वो ये माना जाता है कि समर सिंह के द्वारा अलाउद्दीन शाह से कर वसूला गया था, उसका प्रतिशोध लेना। समर सिंह द्वारा लिए कर का प्रतिशोध लेना। और चौथा जो कारण माना जाता है, रानी पद्मिनी की सुंदरता से लालायित अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ में क्या करता है? आक्रमण करता है। तो चौथा कारण जो माना जाता है पद्मिनी, पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। ठीक है दोस्तों, पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा लालसा। तो ये चार मुख्य मुख्य कारण हैं जिस जो ये बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने को आतुर है, बेताब है। ठीक है दोस्तों, इसे नोट डाउन कर लो। और जो इसे नोट डाउन करो पहले, तो आप फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, बता दो, लेकिन साइड हो जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसे आप उधार लेना। अब जो चित्तौड़ का जो युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी और रावल खिलजी, इसकी चर्चा हम कल करेंगे और बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और विस्तार चर्चा करने का जो रीजन है ये कि पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा, तो कौन सा ग्रंथ हमें ये बताता है पद्मिनी की जो कहानी है उसकी चर्चा करेंगे। और जितना मैंने आज पढ़ा है आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।